चलिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिक्स कंप्लीट कर ली है और उससे रिलेटेड मैंने एक असाइनमेंट आपको सेंड भी किया है, आपने हो सकता है देख लिया होगा। और बाकी असाइनमेंट जो है आज एक और पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, बाकी धीरे धीरे करके एक दो पीडीएफ और सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो क्या है इसमें सिर्फ मैकेनिक्स के एक तो फ्लूइड बचा है और एक रिलेटिविटी बची है, दो दो टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, वही हमने पूरे करने हैं। तो आज की क्लास में मैं फ्लूइड स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्लूइड का भी वो पोर्शन जो पहले आपके उसमें मेंशन है, विच इज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन आपको उसमें मेंशन है, सरफेस जैसे जिस तरीके से मेंशन आपके उसमें टॉपिक है उसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो आपके पास डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछा उसी से जाएगा जो सिलेबस में मेंशन है। तो इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं सरफेस टेंशन के बारे में। ये मैकेनिक्स की आपने अगर देखा होगा तो मैकेनिक्स के अंदर आपको एक यूनिट मिल जाएगी, आपको एक चैप्टर मिल जाएगा सरफेस टेंशन करके। ठीक है, चलिए तो सरफेस टेंशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैकेनिक्स के अंदर है, इसलिए मैकेनिक्स के अंदर ही करें, ऑप्टिक्स के अंदर ना करें। सरफेस टेंशन होता क्या, जरा देखो, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जब लिक्विड रेस्ट पर रहता है, कब? व्हेन लिक्विड एट रेस्ट, व्हेन लिक्विड एट रेस्ट, जब लिक्विड रेस्ट पर रहता है तब हमको ये आपके पास सरफेस टेंशन नाम की चीज देखने को मिलती है। क्या होती है आपके पास, जरा देखो ये प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने कहा अभी अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप एक कंटेनर में लिक्विड कंसीडर कर लीजिए। क्या करिए, एक कंटेनर में लिक्विड जब आप एक कंटेनर में लिक्विड कंसीडर करेंगे तो मैंने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल है, अब लिक्विड है और लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके के मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ है, एक मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ, इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल आपके पास कहाँ होंगे, जरा बोलो, इसके अंदर होंगे। अगर आप किसी टाइम पर अगर आपके पास यहाँ अंदर वाले मॉलिक्यूल को अगर कंसिडर करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके अराउंड भी आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे इस तरीके के। और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जरा बोलो, इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इस तरीके से ये सभी मॉलिक्यूल इस पर क्या लगा रहे होंगे, जरा बोलो, फोर्स लगा रहे होंगे, ऐसे करेंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। इसके अराउंड जितने भी मॉलिक्यूल हैं इस तरीके से इस पर क्या लगा रहे हैं, जरा बोलो, फोर्स। अब अगर आपसे बोला जाएगा ये जो इस फोर्स, इस मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कितना है, तो क्या इस पर नेट फोर्स आ रहा है क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन में? नहीं। तो इसमें नेट फोर्स कितना है, जरा बोलो, ये मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है क्या? नहीं। इसमें कोई एक इधर की तरफ खींच रहा है, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जरा बोलो, 0। इस मॉलिक्यूल पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो मॉलिक्यूल आपने मेंशन कर रखा है, इस मॉलिक्यूल पर आप नेट फोर्स कितना देखते हो, जरा बोलो, 0। अगर नेट फोर्स अगर 0 है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि पहली बात आपके पास इक्विलिब्रियम पर है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, जरा बोलो, जब भी सिस्टम में नेट फोर्स 0 होता है, सिस्टम किस पर होता है, जरा बोलो, इक्विलिब्रियम पर आता है। और सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर है और ये कैसी इक्विलिब्रियम होगी, तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि मॉलिक्यूल नीचे है तो आपके पास ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, स्टेबल, क्योंकि आपके पास वाटर के कहां है, जरा बोलो, अंदर, क्योंकि ना तो ये इधर जा रहा। कैसा मॉलिक्यूल बोलते हैं, जरा बोलो, स्टेबल मॉलिक्यूल बोलते हैं। कैसा मॉलिक्यूल बोलते हैं, जरा बोलो, स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक अब जरा दूसरा समझने की कोशिश करना, ये जो अगर आप इनसे अगर पास होते हुआ अगर आपके पास ये जो मॉलिक्यूल होता हुआ अगर एक स्फीयर अगर डिजाइन करोगे, क्योंकि वो 3 डायमेंशन में एक स्फीयर तरह के लगेगा, इसको हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। ठीक है, बोलना चाहे लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ सरफेस वाले मॉलिक्यूल की अगर कहानी चेक करने की कोशिश की जाए, तो सरफेस में जो मॉलिक्यूल, आपको पता है कि सरफेस में इधर भी आपके पास इसके अराउंड इधर भी मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी मॉलिक्यूल होंगे। ये सारे मॉलिक्यूल इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, जरा बोलो, खींचने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से खींचने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? वैसे इधर जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल को भी आपके पास नीचे की तरफ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जरा बोलो, खींचने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पर नेट फोर्स 0 है क्या? इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 है क्या? नहीं। सिस्टम पर अगर नेट फोर्स अगर 0 नहीं तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा क्या? नहीं। ये तो जैसे आपको पता है कि ये आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है ये किस पर है, जरा बोलो, इक्विलिब्रियम पर है। लेकिन ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ये फोर्स महसूस कर रहा है, कहां की तरफ फोर्स महसूस कर रहा है, जरा बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स महसूस कर रहा है। कहां की तरफ फोर्स महसूस कर रहा है, जरा बोलो, नीचे की तरफ फोर्स महसूस कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा? अब यही मॉलिक्यूल कर रहा होगा क्या, इसके बगल वाला मॉलिक्यूल नीचे की तरफ फोर्स महसूस नहीं कर रहा होगा क्या? वो भी कर रहा होगा। तो सिर्फ सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, जरा बोलो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स महसूस कर रहे होंगे। कहां की तरफ फोर्स महसूस कर रहे होंगे, जरा बोलो, नीचे की तरफ फोर्स महसूस कर रहे होंगे।
ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने आपके पास एक वायर में आपके पास एक वायर है और वायर में आप नीचे की तरफ उसको क्या कर रहे हो, जरा खींच रहे हो। अब ऐसा तो नहीं आपके पास ये सरफेस टूट गई, ये सरफेस बनी नहीं है, सरफेस तो बनी हुई है। मतलब सरफेस में क्या आ रहा है, नीचे की तरफ खिंचाव आ रहा है। ये जो सरफेस में नीचे की तरफ जो खिंचाव आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, सरफेस टेंशन। सरफेस में एक तरीके का आपको वहां खिंचाव आ रहा है, कहां की तरफ, जरा बोलो, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। ये बात सुनिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, सरफेस टेंशन। बात सुनिए, तो समझने वाली बात है। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर सारी बातें मैं आपको धीरे धीरे कर लेता हूं। ये सर्वे, ये आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये सरफेस के जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस के मॉलिक्यूल को कहां की तरफ खींच रहे, जरा बोलो, नीचे की तरफ खींच रहे हैं। इस तरीके से खींच रहे, नहीं खींच रहे? जितने भी नीचे वाले मॉलिक्यूल है, सरफेस के मॉलिक्यूल को कहां खींच रहे, जरा बोलो, नीचे की तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब हो क्या रहा, जरा बोलो, कि ये जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये सरफेस को आपके पास ज्यादा करने की कोशिश करें या आपके पास कम करने की कोशिश कर रहे हैं? कम करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सरफेस में मॉलिक्यूल रहे। मेरी बात समझ आ रही, नहीं आ रही है? मैंने कहा सरफेस पे आपके पास जो मॉलिक्यूल, आपके पास जो एक तरीके का आपके पास तनाव महसूस कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, सरफेस टेंशन बोलते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से आपके पास जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है या जो लिक्विड है, वो आपके पास वो क्या चाह रहा है, जरा बोलो, अपने सरफेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, घटाने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से जो मॉलिक्यूल आप हैं वो आपके पास क्या चाहते हैं, जरा बोलो, सरफेस कैसे हो जाए, कम से कम हो जाए। क्यों? अगर सरफेस में मॉलिक्यूल अगर कम से कम होंगे तो स्टेबिलिटी कैसे होगी, जरा बोलो, ज्यादा। क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा मॉलिक्यूल है, जरा बोलो, अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। और सरफेस पे जितने ज्यादा आपके पास अनस्टेबल मॉलिक्यूल होंगे, सरफेस उतनी कैसी होगी, जरा बोलो, अनस्टेबल होगी। लेकिन आपको पता है कि हर सिस्टम कैसा क्या चाहता है, जरा बोलो, स्टेबिलिटी चाहता है। तो ये समझ में आना चाहिए, ये जितने कम मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगे उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी आपके पास क्या होगी, जरा बोलो, अनस्टेबिलिटी होगी। तो सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश कर रहा है, सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करता है, जो सरफेस को कम से कम करने की कोशिश करता है, ताकि स्टेबिलिटी क्या हो जाए, जरा बोलो, बढ़ जाए। ये बात समझ नहीं है? तो आपको बात इसमें लिख देना। और ये किस वजह की वजह से आ रही है, जरा बोलो, मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस किसकी तरह बिहेव करे, जरा बोलो, एक आपके पास स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। अगर तुमने देखा होगा मेम्ब्रेन में अगर हम क्या 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 आता है, जरा बोलो, खिंचाव उत्पन्न होता है। अगर आपने देखा होगा तो पता नहीं होता है, मेम्ब्रेन अगर आपने देखी होगी झिल्ली जैसी होती है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होता है उसमें। तो अगर आपने ये देखा होगा, तो ये जो प्रॉपर्टी आ रही किसकी वजह से आ रही, जरा बोलो, ये आ रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ये दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच क्या लग रहा है, जरा बोलो, फोर्स लग रहा है। अरे कैसा फोर्स लग रहा है आपको पता है? जब भी सेम मॉलिक्यूल होता है, आगे जाके फिर से मैं डिस्कस करूंगा, जब भी दो सेम मॉलिक्यूल होते हैं के बीच फोर्स लग रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, जरा बोलो, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। दो तरीके के फोर्स होते हैं, जैसा आपको पता है कि यहाँ ग्लास का मॉलिक्यूल होगा और यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल, ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडिसिव फोर्स बोलते हैं। और जो सेम मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और सरफेस टेंशन किसकी वजह से आता है, कोहेसिव या एडिसिव? सरफेस टेंशन आता है आपके पास कोहेसिव फोर्स की वजह से। ये बात समझ आई? पहली बात, इट अराइजेस, लिख देना, अराइजेस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये कौन सा फोर्स होता है खासकर, जरा बोलो, कोहेसिव या एडिसिव? कौन सा फोर्स होता है, जरा बोलो, कोहेसिव फोर्स। ये बात समझ में आई? कोहेसिव फोर्स आगे जाके फिर से डिस्कस करूंगा। जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक। दूसरा, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, the surface of liquid behave like stretched membrane। ठीक है, ठीक है, किस तरह बिहेव करते हैं, जरा बोलो, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन लिख देना इधर। ठीक है, अच्छा। तीसरा अगर मैं बात करूं तो सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करता है, जरा बोलो, सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता है, घटाने की कोशिश करता है। ये जो प्रॉपर्टी अराइज हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो, सरफेस टेंशन बोलते हैं। लिक्विड की सरफेस पर ये क्या चाह रहा है कि सरफेस कम हो या ज्यादा हो, कम हो।
क्यों कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी जरा बोलो सरफेस की ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल कैसे है जरा बोलो अनस्टेबल है। इसमें लिखना ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द सरफेस ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन try to decrease the surface area। ठीक है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द सरफेस टेंशन ठीक है ट्राई टू डिक्रीज द सरफेस एरिया, बिकॉज लिख देना बिकॉज lesser the number of molecule, lesser the number of molecule on the surface higher will be stability लिख देना, higher will be स्टेबिलिटी। ठीक है, तो जितने कम आपके पास मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उन पर नेट फोर्स 0 नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। तो आपको समझ में आना चाहिए सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करता है, सरफेस एरिया को घटाने की कोशिश करता है, मतलब ये समझ में आना चाहिए। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना आपके पास सरफेस टेंशन, आपके पास क्या सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस एरिया को हटाने की कोशिश करता है। ये तो बहुत अच्छी तरीके से लिख लें करता है, बात सुनिए ताकि आपकी बात क्लियर हो। ठीक है, पांचवा अगर हम बात करें, ये डायरेक्टली पूछेगा कि सरफेस टेंशन कौन से फोर्सेस की वजह से किस फोर्सेस की वजह से अराइज होता है करके, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स, इस तरीके से नाम बोलेगा। तो आपको बताना चाहिए कोहेसिव फोर्स पहली बार इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अराइज हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में भी टाइप्स होते हैं लिक्विड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं आपका कोहेसिव और एडिसिव, और ये किसकी वजह से आती है कोहेसिव। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेंशन। कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेशन की जाती है, तो हम क्या करते हैं जरा देखो, लिक्विड की सरफेस पर हम आपके पास क्या करते हैं, एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं। एक लिक्विड आपके पास कंसीडर करते हैं, और लिक्विड आपके पास, मैंने कहा ये आपके पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें लिक्विड फिल कर रखा है। इस लिक्विड की सरफेस में मैं आपके पास एक क्या करते हैं जरा बोलो, एक आपके पास लाइन कंसीडर करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक लाइन कंसीडर कर रखे हैं लिक्विड की सरफेस पर। तो इस आपको पता है कि इस लाइन के दोनों तरफ क्या है जरा बोलो, इधर और इधर दोनों तरफ क्या है जरा बोलो, मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या कराएंगे जरा बोलो, फोर्स लगाएंगे। हमें यही तो देखना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है करके, वही तो उसी की वजह से तो सरफेस टेंशन आ रहा है। समझ में नहीं आई बात? तो हम क्या करते हैं, इस लेंथ पर, अगर इसकी लेंथ अगर एल है तो एल लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है ये देख लेते हैं। ये बात सुनी है? तो अगर मैं बात करूं यहां से, अगर एल लेंथ में अगर सपोज के लिए फोर्स लग रहा है, तो यूनिट लेंथ में कितना फोर्स लगेगा, एफ बाई एल। उसी को हम बोलते हैं आपके पास क्या, सरफेस टेंशन। कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज, लिख देना, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कैसे डिफाइन किया जाता है, मैंने कहा एस इक्वल आपके पास क्या, एफ बाई एल। इस तरीके से देखो, किसी बुक में एस से इंडिकेट किया हुआ, किसी बुक में टी से, तो आप जिसमें आपके पास मन हो उससे इंडिकेट कर सकते हो। इसको जो इंडिकेट, सरफेस टेंशन को जो इंडिकेट किया जाता है एस या टी, आप किसी से भी इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, टी या एस जो आपको सही लगे।
एग्जाम में भी टी या एस कोई भी सिंबल पूछा जा सकता है या किसी भी सिंबल के फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी जरा बोलो, यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, या फिर इसी को एक और हम बोल सकते हैं सीजीएस में कितना आ जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर आ जाएगा किसमें जरा बोलो, सीजीएस में। इसकी डायमेंशन अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं, यह आ जाएगा एम एल आपके पास एम एल टी। ठीक है, एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय इसकी डायमेंशन क्या है जरा बोलो एल, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी जरा बोलो, एम टी टी की पावर -2 यह आ जाएगी डायमेंशन। ठीक है, चले इसको हटा देते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, ये ध्यान में रखने वाली बात है, जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा, हमने लिखा एस इक्वल क्या जरा बोलो एफ बाई एल। ये ध्यान में रखना, जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो लेंथ पर लगता है। किस पर लगता है जरा बोलो, लेंथ पर। बात समझे नहीं है? हाँ, ये पता होना चाहिए, लेंथ पर लगता है, एरिया पर लगता नहीं है। किस पर लगता है, लेंथ पर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए, अगर मैं बात करूं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन, किसकी जरा बोलो, सरफेस टेंशन। पता करो। चलो नहीं तो रहने दो। कौन है? मनोज सर तो आज नहीं है, बताओ। नहीं, आप कौन? क्या कुछ? अच्छा, बात वो 756 वाले में कॉल कर लेना। देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, अब इधर देखो, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है मुझे बताओ। जो मॉलिक्यूल होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे या पास हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे ना, तो आपके पास फोर्स कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। बात समझा नहीं है? तो ये समझ में आना चाहिए आपके पास। अगर हम आपके पास क्या करते हैं जरा बोलो, टेम्परेचर बढ़ाते तो सरफेस टेंशन कैसा हो जाता है जरा बोलो, वीक हो जाएगा, यानी घट जाएगा। यानी कि जो अगर मैं बात करूं पहला रिलेशन, जो सरफेस टेंशन होता है, ये क्या होता है जरा बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है जरा बोलो, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है जरा बोलो, घट जाता है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल कपड़े धोना आसान होता है, जाड़ों में कपड़े धोना आसान नहीं होता है, इसी वजह से। क्योंकि जो जाड़ों में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास हो जाते हैं, यानी कि जो उनके बीच सरफेस टेंशन हो जाता है, कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मॉलिक्यूलर के भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हो जाते हैं, लेकिन आजकल वही क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसलिए कपड़े को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आपसे बोलूं क्या किसके बारे में जरा देखो, इसका मतलब रिलेशन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, रिलेशन बहुत सारे हैं सरफेस टेंशन के टेम्परेचर के साथ, लेकिन मैं एक आपको रफ रिलेशन बता रहा हूं। ठीक है, रफली रिलेशन बता रहा हूं। इसका जो आपका रिलेशन होता है सरफेस टेंशन का, ये होता है आपके पास टेम्परेचर के साथ S इक्वल टू एस नॉट। ठीक है, या S इक्वल टू आप लिख सकते हो S इक्वल टू एस नॉट 1 माइनस अल्फा टी। रिलेशन बहुत सारे होते हैं, मैं एक रिलेशन आपको रफली लिख के बता दे रहा हूं। ठीक है, और रिलेशन नहीं लिख रहा हूं। S इक्वल क्या होता है जरा बोलो, एस नॉट 1 माइनस अल्फा टी। अगर आपको टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्या जरा बोलो, टी क्या जरा बोलो, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा जरा बोलो, सरफेस टेंशन क्या होगा जरा बोलो, घटेगा, क्योंकि 1 माइनस अल्फा टी है। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आपके पास, अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ आपके पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन भी आप लिख सकते हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक इसमें बात जरा समझने की कोशिश करना, जब अल्फा की वैल्यू आप क्या रखोगे जरा बोलो, 1/t रखोगे, तो उस समय आपके पास एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बोलो, इसकी जगह 1/t रखो तो टी से टी कहें 1 - 1 आ जाएगा, और 1 - 1 कितना हो जाएगा जरा बोलो, 0।
ठीक है। और इसी भाई ये आपको पता होना चाहिए, मतलब वो टेम्परेचर जिसमें सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। ये समझ में आना चाहिए। अच्छा अब जरा देखो, खास करके ये कहां पर होता है, ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट पे हमको देखने को मिलता है। मतलब सरफेस टेंशन अगर आपसे बोलेंगे जीरो कहां पर होगा, तो अगर मैं बात करूं एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए, जिस जो अलग अलग लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे मैं वाटर के लिए बात करूं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है जरा बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का आपके पास जो सरफेस टेंशन हो जाएगा मॉलिक्यूल के बीच कितना हो जाएगा जरा बोलो, जीरो। बात समझ आएंगे। अगर मैं बात करूं तीसरा पॉइंट, फॉर वाटर लिखा एट, ठीक है, एट अगर मैं बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट, क्या, बॉइलिंग पॉइंट, द सरफेस टेंशन इज जीरो। इसी को हम आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोलते हैं, जिस समय ऐसा होगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, लिख देना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। अगर इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे, ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। अगर इन दोनों में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, जब टी की वैल्यू जीरो होगी तो सरफेस टेंशन, अगर आपने इक्वेशन देखा था एस इक्वल टू एस नॉट वन माइनस अल्फा टी, में फिर से कह रहा हूं ये एक रफ रिलेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट बहुत सारे, क्योंकि ये आसान कैलकुलेशन नहीं होती है, एक डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है कि सरफेस टेंशन का टेम्परेचर के साथ रिलेशन बनाना। तो बहुत सारे मैथमेटिक्स हैं, बहुत सारे रिलेशन है, तो उनमें से एक आपके पास रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ जो रफ रिलेशन है, ठीक है। तो जब टी की वैल्यू जीरो करोगे तो सरफेस टेंशन एस नॉट होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका सरफेस टेंशन घटेगा। एक टाइम आएगा जहां पर क्या हो जाएगा जरा बोलो, सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा जरा बोलो, एक टेम्परेचर पे जीरो। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोल रहे हैं। बात समझ नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर हटा दे इसको। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या जरा देखो, आपसे बोलता है कि जो रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, क्यों? आपने देखा होगा जो पानी की जो बूंदें होती हैं आपके पास कैसा शेप लेती हैं जरा बोलो, कैसा शेप लेती हैं, स्फेरिकल शेप लेती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। क्यों सरफेस टेंशन क्या चाहता है जरा बोलो, कैसा शेप करना चाहता है जरा बोलो, सरफेस टेंशन चाहता है कि सरफेस एरिया मिनिमम हो, और फॉर अ गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट बनाऊं, वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट बनाऊं मतलब मैं सिलेंडर बनाऊं, कोन बनाऊं, क्यूब बनाऊं, स्फेयर बनाऊं, तो इन सभी के वॉल्यूम अगर मैं अगर बात करूं तो सबसे जो मिनिमम आपके पास, अगर मैं फॉर अ गिवन वॉल्यूम अगर वॉल्यूम सबका सेम करूं तो जो मिनिमम सरफेस एरिया आता है वो किसका आता है, स्फेयर का आता है। इसको मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। वो आपने अगर देखा होगा वो मैथमेटिक्स आपके पास कौन सी मैक्सिमम मिनिमम वाली बातों से इन चीजों को करा भी जा सकता है, लेकिन इतना करने की जरूरत है नहीं, हमको बातों को समझना है सिर्फ, ठीक है। तो आपका पहला आता है शेप ऑफ रेन ड्रॉप, शेप ऑफ रेन ड्रॉप। जो रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो कैसा होता है जरा बोलो, कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों होता है अगर आपसे बोले, ड्यू टू आपके पास क्या जरा बोलो, किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों? मैंने क्या बोला, फॉर अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है किसका होता है जरा बोलो, स्फेयर का, ठीक है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फेयर हैज, ठीक है, स्फेयर हैज मिनिमम क्या, सरफेस एरिया। ये बात समझ में आ गई?
क्या होता है जरा बोलो, मिनिमम सरफेस एरिया होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर एग्जांपल, आपने देखा होगा वो आपके पास, ठीक है, हेयर ब्रश, ठीक है, आपने कभी हेयर ब्रश या फिर वो पेंटिंग वाला जो ब्रश होता है वो आपने देखा होगा। तो जब भी हम उसको वाटर में डिप करते हैं, वो उसके जो हेयर होते हैं वो क्या कर जाते हैं जरा बोलो, श्रिंक कर जाते हैं। या जब भी हम अपने बालों को धोते हैं, तो बाल आपके बाद धोने के बाद क्या कर जाते हैं जरा बोलो, पहले दूर दूर होते हैं, फिर क्या कर जाते हैं जरा बोलो, श्रिंक कर जाते हैं। तो श्रिंक करते क्यों हैं? क्योंकि आपके पास, आपको पता है जैसे हम उनको पानी में भिगाएंगे, तो आपके पास वाटर वाटर में आपको पता है कि सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी है। तो वाटर सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करेगा, सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से वो क्या कर देंगे जरा बोलो, श्रिंक कर जाते हैं। बात समझ में आई? तो हेयर ब्रूस आपके पास क्या करता था जरा बोलो, आपके पास व्हेन डिप इनटू वाटर, डिप इनटू वाटर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं आपके पास, जब भी हम वाटर में डिप करेंगे तो ये क्या कर जाता है जरा बोलो, श्रिंक कर जाता है। आपने देख रखा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, श्रिंक कर जाता है। किसकी वजह से जरा बोलो, ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्यों? सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करता है, सरफेस एरिया को मिनिमम, अच्छा दूर ले जाएगा या पास लाएगा, वो उन हेयर को पास लाएगा, ताकि सरफेस एरिया कैसा हो जाए, मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल होगा ना इसका, दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, देखो, रिमूवल ऑफ, अगर आपसे बोला जाएगा रिमूवल ऑफ डर्ट, ठीक है, फ्रॉम क्लोथ्स, किसका एग्जाम्पल है? मतलब हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं? हम बिना उसके हम डायरेक्टली पानी से कपड़े धो लेते हैं क्या? नहीं। किसका यूज करते हैं? सोप और डिटर्जेंट का यूज करते हैं। क्यों? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम जैसे किसी भी सरफेस टेंशन वाले, आपको किसी भी वाटर में, जब भी हम वाटर में सरफेस वो मिलाते हैं, आपके पास क्या डिटर्जेंट या सोप मिलाते हैं, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो क्या हो जाता है जरा बोलो, घट जाता है। घटने की वजह से आपको होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, यानी कि मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर जाएंगे तो कपड़े को क्या करेंगे जरा बोलो, बहुत अच्छी तरीके से साफ करेंगे। बात समझ नहीं है? अच्छा, मॉलिक्यूल अगर पास पास होंगे तो आपके पास साफ कर पाएंगे क्या कपड़े को? नहीं कर पाएंगे। मॉलिक्यूल दूर दूर होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब आपको कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, आपको बताया कि जरा देखो क्लोथ में ऐसे करके, आपको बताया कि इस तरीके से क्या होते हैं जरा बोलो, इस तरीके से लाइंस होती है, पता है ना, इस तरीके से लाइंस होती है। क्या है कपड़े में इस तरीके से लाइन होती है ऐसे करके। अच्छा, मॉलिक्यूल अगर मैं कह रहा हूं, मैं इनिशियल में अगर मैं बात करूं, अगर उसमें सोप या डिटर्जेंट नहीं मिला है तो क्या होगा जरा बोलो, मॉलिक्यूल आपके पास सब आपस में कंबाइंड, इस तरीके से कंबाइंड होंगे, हाईली सरफेस टेंशन होगा, होगा नहीं होगा? सरफेस टेंशन क्या होगा जरा बोलो, हाई होगा, मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड फॉर्म होंगे। तो वो इनसे पास कर पाएंगे क्या, इन ये जो छोटे छोटे पोर्स है इनसे पास कर पाएंगे क्या? नहीं। तो अगर इनमें इंप्योरिटी, क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो आपके पास किसी भी क्लोथ में जो इंप्योरिटी होती है वो कहां होती है जरा बोलो, इन पोर्स के अंदर होती है, होती नहीं होती है? तो जब मॉलिक्यूल अगर दो दूर, अगर पास एकदम कंबाइंड है तो इनसे पास कर पाएंगे? नहीं। तो इसको साफ कर पाएंगे? नहीं। लेकिन जैसे हम सरफेस, जैसे हम डिटर्जेंट या सोप मिलाते हैं तो होता क्या है, ये मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। जैसे दूर दूर होंगे तो इनसे क्या कर देंगे जरा बोलो, पास कर देंगे, और जैसे ही पास करेंगे तो कपड़ा क्या हो जाएगा जरा बोलो, साफ हो जाएगा। तो ये समझ में आने चाहिए हम सोप और डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं करके। ठीक है, तो इसमें लिख देना रिमूवल ऑफ डर्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ डर्ट बाय सोप, ठीक है, एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या होता है जरा बोलो, अगर हम बात करो नॉर्मल जो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है, ये होता है 0.072 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, बाद में जब हम उसमें सोपी सॉल्यूशन का, किसका जरा बोलो, सोपी सॉल्यूशन का जो आपके पास सरफेस टेंशन होता है ये होता है 0.037। ये घट गया या बढ़ गया? बोलो क्या हो गया जरा बोलो, घट गया। बात समझ आई? सोपी सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कितना होता है जरा बोलो, किसका? ये सोपी सॉल्यूशन का आपके पास है, सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन है। तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ अगर बात करूं, ठीक है, निडल, इसमें लिख देना निडल फ्लोटिंग इन द सरफेस ऑफ लिक्विड या वाटर, जो भी है वाटर लिख लो, चलो
निडल वैसे इन जनरल क्या हो जानी चाहिए जरा बोलो, क्योंकि निडल की डेंसिटी कैसी होती है, हाई वाटर की डेंसिटी के कंपेयर में, तो निडल क्या कर जानी चाहिए जरा बोलो, सिंक कर जानी चाहिए, कर जानी चाहिए नहीं कर जानी चाहिए। तो लेकिन होता क्या है, अगर आप क्या करो ना, निडल को अगर कुछ मेथड से या टेक्निक से अगर आपके पास जेंटली अगर प्लेस करते हो तो निडल आपके पास डूबती नहीं है। इन जनरल अगर आप डायरेक्टली अगर निडल को अगर वाटर में डालोगे तो डूब जाएगी। लेकिन मैंने कहा हम क्या करा सकते हैं, निडल को भी आपके पास पानी के सरफेस पे तैरा सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल हो पाता है आपके पास किसके थ्रू जरा बोलो, ड्यू टू किसकी वजह से जरा बोलो, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये हम करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं इसको एक लाइन में फटक से समझ लेते हैं। जरा देखो ऐसा हो कैसे जा रहा करके, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह देख लेना, आपको यूट्यूब में दिख जाएंगे प्रैक्टिकल वगैरह बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस तरीके से, ये क्या जरा बोलो, ये मॉलिक्यूल है किसके जरा बोलो, वाटर के मॉलिक्यूल है। जैसे ही आपने इसके ऊपर नीडल रखी तो ये मॉलिक्यूल कहां चले जाएगा जरा बोलो, थोड़ा कहां चले जाएगा जरा बोलो, नीचे चले जाएगा नहीं चले जाएगा, इस तरीके से कहानी ये बदल जाएगी कुछ ऐसे। तो ये इसके ऊपर आपने निडल रख लिया, ठीक है। अब ये समझना कि ये जो निडल आपने रखी इसका मॉलिक्यूल का वेट बहुत कम है निडल के कंपेयर में, आपको नॉर्मल सी तो बात समझ में आती है। निडल का वेट कहां की तरह काम करेगा जरा बोलो, नीचे की तरफ, विच इज mg। मुझे बता इस मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या लगाते हैं जरा बोले, फोर्स लगाते हैं जिसको हम सरफेस टेंशन का फोर्स बोलते हैं। तो ये कहां की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। ये मॉलिक्यूल भी इसको कहां की तरफ खींचता है जरा बोलो, अपनी तरफ खींचता है। अरे खींचता है नहीं खींचता है, तो इनिशियल में हमने देखा था। ये इसको कहां की तरफ खींचेगा जरा बोलो, इधर की तरफ खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा, नीचे नहीं जाने देगा। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो इसका एक ये जो अगर ये एस फोर्स है, ठीक है, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा जरा बोलो, एस कॉस थीटा। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना आएगा जरा बोलो, एस कॉस थीटा। अगर मैं इसको अगर थीटा का अगर कंसीडर कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, एस कॉस थीटा। इधर कितना आएगा जरा बोलो, एस साइन थीटा। इधर कितना आ जाएगा जरा बोलो, एस साइन थीटा। इधर कितना आ जाएगा जरा बोलो, एक और कंपोनेंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, 2s cos थीटा। अब कंडीशन ये है कि जब ये 2s cos थीटा ग्रेटर देन mg होगा, ग्रेटर देन इक्वल आपके पास mg होगा, ठीक है, तब क्या कर जाएगी जरा बोलो, ये अगर ये फोर्स अगर इससे ज्यादा है तो क्या कर जाएगी जरा बोलो, फ्लोट कर जाएगी। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर जाएगी जरा बोलो, ये सिंक कर जाएगी। समझ में नहीं आई बात, अगर सरफेस टेंशन होगा तभी कर पाएगी, अदरवाइज अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो उस कंडीशन में ये फिर सिंक कर जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कंडीशन होती है करके, या फिर आपको सरफेस टेंशन की यहां से वैल्यू पता होनी चाहिए, mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा होती करके। दिस इज द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन टू फ्लोट द निडल इन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए। अब किसी किसी बुक में यहाँ पर 2 sin थीटा लिखा होगा तो मैंने गलत लिखा होगा, फिर ये मैंने एंगल कहां से देख लिखा है, वर्टिकल से, उसने हॉरिजॉन्टल से लिखा होगा, तो ये अपना आप ही साइन हो जाएगा फिर उस कंडीशन में, ठीक है। तो उस बात की टेंशन ना लें, साइन है कॉस है, ये बात को ध्यान में ना रखें, इस बात को ध्यान में रखें कि लिखा क्या गया है, कहां से लिया गया है एंगल, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब जरा देखो नेक्स्ट, अगर आपके पास कौन सा एग्जाम्पल था ये, चौथा पांचवा, ठीक है। हाँ आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जरा देखो, जो सूप होता है वो आपके पास इसमें एक मेंशन कर रहे हैं मैम, ठीक है। आपने देखा होगा जो जो गर्म सूप होता है वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है। जो ठंडा सूप हो अच्छा अच्छा नहीं लगता है। गर्म सूप होगा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए उसमें मॉलिक्यूल क्या होंगे जरा बोलो, दूर दूर होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो सरफेस टेंशन ये समझ में आना चाहिए कि जब सूप गर्म होगा तो उसमें क्या होगा जरा बोलो, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपके पास कैसी होगी, कम होगी, और मॉलिक्यूल कैसा होंगे जरा बोलो, दूर दूर होंगे। जैसे ही आपके पास ठंडा होगा तो आपके पास सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा जरा बोलो, उसका बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल कैसे हो जाएंगे, पास पास हो जाएंगे, पास में यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगे जरा बोलो, बढ़ जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो आपके पास अगर दूर दूर नहीं है तो हमें वो सारे के सारे आपके पास जितने भी उसमें इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं या जो फ्लेवर्स मिले हुए हमें फील नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबके सब क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। बात समझ आ रही है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें लिख देना आपके पास क्या, हॉट सूप जो होता है आपके पास क्या लगता है, होता है जरा बोलो, टेस्टी होता है, ठीक है। 6
तो एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, वो क्या कहते हैं उसका नाम, वो आपने देखा होगा, वो मच्छर वगैरह जो होते हैं वो पानी की सरफेस पे बैठ जाते हैं, तुमने देखा होगा। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। लिखना इसमें आपके पास, इंसेक्ट इंसेक्ट सिट ऑन वाटर सरफेस लिखा, ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि जो इंसेक्ट होते हैं वाटर सरफेस पे बैठ जाते हैं, किसकी प्रॉपर्टी की वजह से, किस कारण की वजह से, ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए किसकी वजह से, जरा बोलो, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट हेडिंग लिखना सरफेस एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आपके पास क्या, सरफेस एनर्जी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी क्या होती है जरा देखो। इसी को हम आपके पास एक और टर्म से भी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास सपोज के लिए लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। इसमें हमने आपके पास क्या कर रखा है जरा देखो, ये इस तरीके से कुछ। सरफेस एनर्जी मतलब क्या हुआ, हम क्या चाहते हैं, लिक्विड की सरफेस को बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लिक्विड की सरफेस को बनाया जाए। तो लिक्विड की सरफेस बनेगी कैसे, जब नीचे वाले मॉलिक्यूल को उठा के कहां ले जाया जाएगा जरा बोलो, कहां ले जाया जाएगा जरा बोलो, ऊपर। तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाते हैं, तो हमें कौन सी एनर्जी आती है जरा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी आती है। आती नहीं आती? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आपको ग्राउंड से किसी हाइट पे ले जाते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है जरा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पहली बात, ये एनर्जी होती क्या, जो लिक्विड की सरफेस को बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यूनिट एरिया में कितना वर्क डन आपने किया, अगर आप डिफाइन कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। वर्क डन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सरफेस ऑफ लिक्विड, या एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो इस सरफेस को बनाने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट एरिया में, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, सरफेस एनर्जी, ठीक है। इसमें लिखना, द एनर्जी रिक्वायर्ड to maintain the surface of liquid is called surface energy, ठीक है। मैंने कहा इसको और कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने कहा इसको डिफाइन करने का तरीका होता है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, लिख देना, ऑल्सो डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो हमने कहा कि जो सरफेस एनर्जी है, ये सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस एनर्जी है वर्क डन डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। वर्क डन डिवाइडेड बाय, इंक्रीज इन एरिया लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि कितने ये आपके पास एरिया को आपने इंक्रीज किया है करके, ठीक है। ये ज्यादा बेटर रहेगा, आप इंक्रीज इन एरिया या लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या, एरिया, ठीक है। अब ऐसे इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखने की कोशिश करिएगा। इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके इक्वल होती है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने एक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर आपके पास वायर का फ्रेम लेते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर आपके पास फ्रेम है वायर का, इसमें हम क्या करते हैं, 100 फिल्म लगा देते हैं ऐसे करके क्या कर देते हैं जरा बोलो, इसमें क्या लगा देते हैं, 100 फिल्म। ये क्या होता है, ये मूवेबल आपके पास आर्क होती है, ठीक है। ये मूवेबल आपका आर्म है, ये मूव कर सकती है। इसमें हमने फोर्स लगाया है, यहाँ पर क्या लगाया जरा बोलो, फोर्स। अब फोर्स लगाने के बाद इसको डिस्प्लेस कर दिया कितना, छोटी सी डिस्टेंस जिसको मैंने बोला dx, इसकी लेंथ कितनी है जरा बोलो, l। तो ये जो एरिया इंक्रीज हुआ, मैंने इसको यहां से यहां कर दिया, तो एरिया तो इतना इंक्रीज हुआ। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि भाई
वर्क डन कितना किया, वर्क डन क्या होता है जरा बोलो, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डीएक्स हुआ, और इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कितना आ जाएगा एल इनटू कितना हो जाएगा जरा बोलो डीएक्स, तो कितना आ जाएगा यहाँ से। फोर्स को क्या लिखा जा सकता है सरफेस टेंशन की डेफिनेशन से, आपको पता है कि सरफेस टेंशन होता है आपके पास क्या, F, ये देखा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, देखा था नहीं देखा था, जरा बोलो एस इंटू एल, तो यहां पर इसकी वैल्यू रख दो। अच्छा ये है सरफेस एनर्जी, हाँ सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी लिखना है इसमें, ठीक है, एस से लिखोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको, सरफेस एनर्जी, तो यहां से कितना आ जाएगा सरफेस एनर्जी की जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू क्या है जरा बोलो, एस इंटू एल इंटू कितना है डीएक्स डिवाइडेड बाय एल डीएक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अगर यहां से आप समझ पा रहे हैं तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है जरा बोलो, सरफेस एनर्जी किसके इक्वल आ रही है जरा बोलो, सरफेस एस की इक्वल आ रही नहीं आ रही है, और एस क्या है जरा बोलो, सरफेस टेंशन। तो ये समझ में आने चाहिए जो सरफेस एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसकी इक्वल होती है जरा बोलो, सरफेस टेंशन की इक्वल होती है, ठीक है, ये लिख लेना। इसमें लिख देना सो सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। यहां पर ये वर्कडन वाली बात आई, ठीक है, वर्कडन कब कितना होता है ये भी बता देते हैं हम आपको। सरफेस एनर्जी से कैसे क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करते हैं इसके बाद। अच्छा बताओ, जितनी ज्यादा सरफेस होगी उतना ज्यादा मैंने वर्कडन किया होगा नहीं करा होगा, उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी होगी, जितना ज्यादा मैं एरिया बढ़ाऊंगा, ठीक है, सरफेस का, ठीक है। सुनना, तो अगर आपने ये देखा था कंडीशन, ये वायर थी, ठीक है, मैंने इधर आपके पास फोर्स लगाया था, ठीक है, इसको स्ट्रेच करके यहां लेके थे हम, मैंने वर्क डन डिफाइन किया था, वर्क डन कितना आया था, ये वर्क डन आपने देखा था एस इंटू आपके पास कितना आया था जरा बोलो, अभी जो आपने देखा था एस इंटू एल इंटू डी एक्स आया था, ये तो आया था एफ इंटू डी एक्स आया था, इसी वर्क डन को हमने क्या लिखा था जरा बोलो, इसको लिखा था एस इंटू एल लिखा था इंटू डी एक्स लिखा था। तो वर्क डन को क्या लिखा जाता है यहाँ से, कभी कभी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है, रेयर ही चांस है मतलब, लेकिन आपको बताना चाहिए वर्क डन का फॉर्मूला ये है, कितना वर्क डन किया करके, डीडब्ल्यू मतलब छोटा सा वर्क डन, एस सरफेस टेंशन, ये आपके पास चेंज इन एरिया, ठीक है, ये किसके लिए होता है, फॉर लिक्विड के लिए, किसके लिए, लिक्विड के लिए। अगर इसमें 100 अगर 100 फिल्म है तो ये वर्क डन कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, कितना हो जाता है 2 टाइम्स, क्यों, क्योंकि ये समझ में आनी चाहिए जो 100 फिल्म होती है वो कैसी होती है जरा बोलो, थिक, फॉर जरा बोलो किसके लिए, 100 फिल्म के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज लिख देना आपके पास क्या, 100 फिल्म कैसी होती है, थिक होती है, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में। ठीक है, चलो कभी कभी इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मैं क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेता हूं आपसे, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने क्या करा, मैं आपको टाइप बता देता हूं, ये छोटी छोटी आपके पास लिक्विड की ड्रॉप्स हैं, ठीक है, हमने
हमने एक बड़ी बूंद ड्रॉप ली थी, इसमें से स्प्लिट करके क्या बना दी, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक बड़ी बूंद है, उसको स्प्लिट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, जरा बोलो, छोटी छोटी ड्रॉप्स में, ठीक है। यह आपका बिग ड्रॉप है, ये आपके पास स्मॉल ड्रॉप्स में हमने स्प्लिट कर दिया इनको, किसमें कर दिया, स्प्लिट कर दिया, जरा बोलो, स्मॉल ड्रॉप्स में। मुझे बताओ सरफेस एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। इसमें लिख देना सरफेस एनर्जी इन दिस प्रोसेस। ये पूरी कहानी लिख के आएगी, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। क्या बोलेगा, एक बड़ी बूंद जो है छोटी छोटी बूंद में स्प्लिट होती है, तो सरफेस एनर्जी आपके पास बोलेगा, ठीक है। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, तीसरा आपके पास इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बोलो क्या होगा, है एरिया बढ़ेगा, तो सरफेस एनर्जी क्या हो गई, है बढ़ेगी। सरफेस, मुझे बताओ सरफेस एनर्जी आपका आ रिकवरी, जब सरफेस को बढ़ा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा सरफेस बढ़ाओगे उतनी ज्यादा सरफेस एनर्जी आएगी, लगेगी। नहीं आई बात समझ? सरफेस एनर्जी क्या है, सरफेस को बनाने में जो आपने आपके पास वर्क डन किया है, बात सुनिए, जितना ज्यादा आपके पास क्या करोगे, सरफेस को बनाओगे, उतना ज्यादा एनर्जी आएगी, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। समझ आई नहीं आई बात? अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, सुनना, मुझे बताओ जब यहां से यहां आपने स्प्लिट किया तो सरफेस एरिया बढ़ा या घटा? बढ़ा। कैसे बढ़ा, कैसे पता चला बढ़ा करके? जैसे अगर मैं बोलूं ये अगर ड्रॉप है, समझ, मान लो इसको 4 ही पार्ट में ब्रेक कर रहे होते मान लो इसको 4 पार्ट में ब्रेक करोगे, तो ये 4 अलग अलग, ये वाला सरफेस एरिया भी इंक्लूड होगा, ये सरफेस एरिया भी आएगा, ये सरफेस एरिया भी आ जाएगा, ये सरफेस एरिया भी आएगा, बाहर वाला तो आएगा आएगा। अगर मैं इनको 4 ही पार्ट में ब्रेक करूं, तो ये एरिया भी अब इंक्लूड होने लग जाएगा, होने लग जाएगा ना, मतलब 4 अलग अलग 4 बुध में तोड़ दिया, तो एरिया का ये तो आएगा आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये तो आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, इसके साथ ये तो आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जरा बोलो, बढ़ जाएगा। बात समझ आई नहीं कहीं? जब मैं एक बूंद को छोटी बूंद में ब्रेक करूंगा, तो इसके ये अंदर वाले एरिया भी क्या होने लग जाएंगे, जरा बोलो, इंक्लूड होने लग जाएंगे। जब अंदर वाले एरिया भी, बाहर वाला तो इंक्लूड होगा ही होगा, अंदर वाला भी इंक्लूड होगा, जब अंदर वाले भी इंक्लूड होगा तो सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, जरा बोलो, बढ़ जाएगा। सर्फेस एरिया अगर बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, सर्फेस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जरा बोलो, बढ़ जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसी का उल्टा प्रोसेस, दूसरा क्वेश्चन बोलेगा छोटी छोटी बूंद है वाटर की, उनको कंबाइन करके हमने एक बिग ड्रॉप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्मॉल ड्रॉप है आपके पास, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बोलो। इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा? जैसे अगर हम एक छोटी बूंद जो है, छोटी छोटी बूंद बड़ी बूंद में अगर आपका कंबाइन होंगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आप ऐसे इसी को समझ लो, जरा देखो, अब मैं जब इनको मैंने, जब ये दूर होंगे, जरा देखो, इसके 4 पार्ट अलग अलग होंगे, तो इंटरनल एरिया भी इंक्लूड हो रहा होगा, लेकिन जैसे इनको कंबाइन कर दूंगा, इंटरनल एरिया क्या हो जाएगा, फिर इंक्लूड नहीं होगा। तो सरफेस कौन सी रह जाएगी, सिर्फ जरा बोलो, बाहर वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अंदर वाला इनके एरिया तो इंक्लूड ही नहीं होगा। वो तो तब होगा जब ये स्प्लिट करके छोटी छोटी बूंद में कन्वर्ट होगा, तो सिर्फ कौन सा एरिया रह जाएगा, जरा बोलो, बाहर वाला। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जरा बोलो, घट जाएगा। सरफेस एरिया घटेगा तो सर्फेस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जरा बोलो, घट जाएगी, ठीक है। ये लिख सकते हो, सरफेस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, जरा देखो, जैसे हमने कहा एक लिक्विड की ड्रॉप ली, ये क्या, जरा बोलो, एक लिक्विड की ड्रॉप, ठीक है। अब हमको ये कंडीशन देखने को मिलती है, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम पर भी, जैसे हमने कहा ये लिक्विड की ड्रॉप है, ठीक है,
हमको क्या देखने को मिलता है, आपको पता है कि लिक्विड की ड्रॉप के अंदर आपके पास क्या होगा जरा बोलो, कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। जैसे मैं इसको बोलिए पी इंटरनल, बाहर वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं जरा बोलो, पी एक्सटर्नल। हमको ये देखने को मिलता है एट इक्विलिब्रियम पर भी, कहां पर जरा बोलो, इक्विलिब्रियम पर भी जो पी इनसाइड होता है ग्रेटर देन क्या होता है जरा बोलो, पी आउटसाइड। मतलब दोनों प्रेशर क्या होते हैं जरा बोलो, सेम नहीं होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। बात समझ नहीं है? अगर मैं बात करूं एट इक्विलिब्रियम, पी इनसाइड इज ग्रेटर देन पी आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अंदर जो होता है वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है बाहर के कंपेयर में। अब ये ज्यादा कितना होता है, अगर आप इसको निकालना चाहोगे तो ये जो प्रेशर आता है पी इंटरनल माइनस पी आउटसाइड इक्वल टू, अगर मैं बात करूं किसके लिए, लिक्विड ड्रॉप के लिए, किस मैंने कौन सी ड्रॉप अभी कंसिडर करी है, लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के लिए कंसिडर करूं तो ये रिलेशन, इसका सरफेस टेंशन अगर एस है तो कितना आता है, 2s बाई आर। क्या था जरा बोलो, 2s बाई आर। एस सरफेस टेंशन है, 2 आपके पास नॉर्मल से नंबर है, आर क्या है जरा बोलो, इसकी रेडियस। आर क्या है, इसकी रेडियस। ये ध्यान में रखना। इसको ज्यादा बेटर ये रहेगा क्योंकि ये जरूरी नहीं हमें ऐसा स्क्वायर ही हो, ये किसी आपके पास आर्क के लिए अप्लाई हो सकता है। मतलब किसी आपके पास इस तरीके का कोई सरफेस है, या जो कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, ठीक है। अगर मैं इस तरीके का अगर कोई सरफेस कंसीडर करता हूं तो आपको पता है कि ये वाला सरफेस क्या होता है जरा बोलो, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव सरफेस बोलते हैं, अंदर वाली सरफेस को। अब बाहर वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, ये वाली सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। बात समझ नहीं है? तो उस कंडीशन में अगर आपके पास, मैंने बोला इधर अगर पी, तब प्रेशर कैसे लिखा जाएगा इन जनरल, तब प्रेशर लिखा जाता है पी कॉन्केव। ज्यादा बेटर ये रहता है, पी कॉन्केव माइनस पी कॉन्वेक्स इक्वल टू 2s बाई आर। ज्यादा एप्रोप्रिएट रिलेशन ये है, ठीक है। स्क्वायर पे तो अप्लाई होगा ही होगा, और भी जगह पे कहीं पर भी आर्क होती है उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। ये किसके लिए लिखा है, और इसी ये जो पी आई माइनस पी नॉट आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसी को रिलेशन को लिखूं जरा देखो, पी आई इक्वल कितना आ गया जरा बोलो, पी नॉट प्लस 2s बाई आर। मतलब बाहर जो, अंदर जो प्रेशर है, देखो अंदर जो प्रेशर है पी नॉट से कितना ज्यादा है जरा बोलो, 2s बाई आर। इसीलिए ये 2s बाई आर जो फैक्टर आ रहा है, इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है डेल्टा पी इक्वल टू 2s बाई आर। क्यों? क्योंकि यही तो एक्सेस प्रेशर है। इसी को क्या बोलते हैं जरा बोलो, एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। ये लिक्विड के लिए बताया मैंने, लिक्विड ड्रॉप के लिए। किसके लिए? लिक्विड ड्रॉप के लिए 2s बाई आर आता है, ये ध्यान में रखना। अगर बात करो सोप के लिए, सोप बबल के लिए बात करें, तो सोप बबल के लिए जो रिलेशन आता है, सोप बबल आपके पास मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कहा था, सोप फिल्म जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। अगर हम बात करें किसके लिए, फॉर सोप बबल, तो सोप बबल के लिए आपके पास समझ में आना चाहिए, सोप बबल में कितनी लेयर होती है जरा बोलो, 2 लेयर होती है, थिक होती है थोड़ा, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रेशर अगर डिफाइन करूं, देखो रेडियस तो हमें एक ही कंसीडर करनी पड़ेगी, आर ही, ठीक है। ये है पास पास ही, लेकिन उसके कंपेयर में आपके पास ठीक है उसकी सरफेस। तो मैंने क्या करा, इधर प्रेशर पी इंटरनल, इधर P1 और इधर आपके पास P नॉट कंसीडर कर लिया। अब अगर मैं प्रेशर डिफरेंस अगर देखूं, इन दोनों के बीच कितना प्रेशर आएगा जरा बोलो, P कॉनकेव यानी कि P इंटरनल माइनस P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा जरा बोलो, 2s बाई आर आएगा। इसके बीच और इसके बीच कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा, तो एक्सेस प्रेशर आएगा जरा बोलो, P1 माइनस का P नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2s बाई आर। अगर दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, मुझे तो इसमें और इसमें देखना ना, इन दो सरफेस के बीच, इसके बीच और इसके बीच कितना आएगा जरा बोलो, इसको इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा, इस दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा जरा बोलो, पी इंटरनल माइनस पी आउटसाइड, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड कितना आ रहा जरा बोलो, कितना आ गया, 4s बाई आर। तो सोप बबल के लिए कितना आता है जरा बोलो, इसमें कितना आता है, 4 आ जाता है। कितना आ जाता है जरा बोलो, 4। ये ध्यान में रखना है, जो एक्सेस प्रेशर आता है डेल्टा पी, किसके लिए जरा बोलो, सोप बबल के लिए कितना आता है, 4s बाई आर। ये किसके लिए है, सोप बबल के लिए, ठीक है।
अच्छा, आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नोट लिखने वाली बात है क्या, कि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है जरा बोलो, रेडियस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बबल। अगर आपसे बोलेगा एक बबल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आपसे बोलेगा तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा जरा बोलो, डिक्रीज होगा, अगर रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो। ये ध्यान में रखना, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेशन पूछता है कि सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर के, सोप बबल में एक्सेस प्रेशर कितना होता है, लिक्विड ड्रॉप में कितना होता है, और रेडियस के साथ रिलेशन क्या होता है करके, ठीक है, ये डायरेक्टली पूछेगा आपसे। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं सिलिंड्रिकल ड्रॉप में भी अगर बात करूं, आपके साथ मेंशन है तो ये भी लिख लेना, मेरे ध्यान में आ चुका है, सिलिंड्रिकल ड्रॉप, सिलिंड्रिकल ड्रॉप, सिलिंड्रिकल ड्रॉप मतलब जैसे पानी, वैसे इनिशियल में जो आपने देखा होगा जो बूंद बनती है, कैसी बनती है जरा बोलो, ऐसी कुछ बनती है ना, ऐसे ऐसे कुछ बनती है, नहीं बनती, ऐसी तो बनती कुछ, बनती नहीं बनती है, इसको ऑलमोस्ट सिलिंड्रिकल बोला जाता है। कैसा बोला जाता है जरा बोलो, ऑलमोस्ट, हाँ, सिलिंड्रिकल बोला जाता है, लगभग वैसी है, सिलिंड्रिकल जैसी, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, इसमें जो आपके पास P इंटरनल और P आउटसाइड में जो प्रेशर डिफरेंस का जो रिलेशन होता है, ये होता है आपके पास कितना, 2s बाई आर का ही, ठीक है, बात समझ में आ गई, कितना होता है जरा बोलो, 2s बाई आर का। ठीक है, ये डेल्टा P इक्वल टू लिख सकते हो 2s बाई आर, आर इसमें इफेक्टिव रेडियस होगी, ठीक है, सिलेंडर की जो भी बनेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई कि आपको वही समझ में आना चाहिए, आपका सिलेंड्रिकल ड्रॉप में कितना होता है जरा बोलो, 2s बाई आर। चले, सोप वाले के लिए आता है 4s बाई आर, ये ध्यान में रखना, सोप में जब भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है लिक्विड वाले के लिए, ठीक है, लिक्विड वाले से 2 ज्यादा होता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नेक्स्ट है आपके पास टाइप ऑफ फोर्सेस, ठीक है, टाइप ऑफ फोर्सेस। अगर हम बात करें टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, तो जरा समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ लिक्विड में 2 तरीके के आपके पास फोर्सेस होते हैं, एक को बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स, एक को हम बोलते हैं क्या जरा बोलो, एडिसिव फोर्स, ठीक है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं लिक्विड के अंदर, जब लिक्विड रेस्ट पर होता है तो ये 2 तरीके के होते हैं आपके पास, एक को हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, एक को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, एडिसिव फोर्स बोलते हैं। इसको फोर्स ऑफ कोहेशन या फोर्स ऑफ एडिशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जब फोर्स, जैसे अब जरा देखो, मैंने कहा एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ही है, ये सारे किसके मॉलिक्यूल है जरा बोलो, ये सारे किसके मॉलिक्यूल है जरा बोलो, लिक्विड के, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर मैं बोलूं फोर्स बिटवीन, जरा देखो, फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, मैंने क्या लिखा, फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ये कैसा फोर्स होगा जरा बोलो, कैसा फोर्स होगा जरा बोलो, ये कोहेसिव फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा जरा बोलो, कोहेसिव फोर्स होगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, मतलब एक ही पदार्थ के अणु के बीच मध्य लगने वाला जो बल होगा उसे हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, कोहेसिव बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में तो शायद ससंजक बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ससंजक और आसंजक बल बोलते थे, किसी को याद है इसमें, अगर कोई हो तो क्या बोलते थे, ससंजक बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें तो फोर्स लगेगा वो कैसे होंगे जरा बोलो, 2 अलग अलग सब्सटेंस होंगे, जैसे मैंने एक को बोल दी, ये क्या जरा बोलो, ग्लास सरफेस है, क्या है जरा बोलो, ग्लास सरफेस है, ठीक है। ये तो कोई मैंने वाटर लिया था, ये क्या लिया था जरा बोलो, वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स हो जाए। दूसरा, अगर हम बात करें, यहाँ ये ग्लास के मॉलिक्यूल हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है,
इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, ये ऊपर किसके मॉलिक्यूल है जरा बोलो, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ऊपर है वाटर मॉलिक्यूल, और नीचे किसके मॉलिक्यूल है जरा बोलो, ये ग्लास मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब फोर्स जो है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगता है उसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, एडिसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस क्या बोलते हैं जरा बोलो, इसी को हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, एडिसिव फोर्स। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए पहली बात, बेसिक। बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं शायद ससंजक बोलते हैं शायद। ठीक है, ससंजक, इसको बोलते हैं आपके पास क्या, आसंजक बोलते हैं शायद। ठीक है, मतलब देख लेना, ऐसे ही कुछ होते हैं नाम, आसंजक। खतरनाक लग रही है ना नाम। चलिए, अब इसमें बात आती है आपके पास, नहीं क्या, जरा देखो, आपने एक एग्जांपल बहुत बार सुना होगा, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कोहेसिव और एडिसिव फोर्स के। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। देखो, क्या कभी आपने देखा होगा, एक बहुत बार फेमस स्टेटमेंट देखा होगा कि वाटर वेट्स द ग्लास बट मरकरी, डायरेक्टली पूछा भी जा सकता मरकरी नॉट। वाई, ये पूछा जाता आपके पास। ठीक है, ऐसा क्यों करके, तो क्या बोलोगे जरा बताओ, क्या इसका रीजन होगा। देखो, जब भी तुमने देखा होगा, जब तुम मरकरी का भी देखे, मरकरी को थर्मामीटर का भी टूटा होगा तो उसमें से वो पानी की बूंद निकलती है, वो कभी भी किसी भी वो हमने खासकर किसी सरफेस पे चिपकती नहीं है। तुमने कभी देखा होगा तो आपके पास उसकी छोटी छोटी बूंदें बनी रहती हैं, वो चिपकती नहीं है किसी भी सरफेस के साथ। लेकिन अगर तुम ग्लास को अगर कंसिडर करते हो तो पानी जो होता है वो आपके पास ग्लास सरफेस यानी कांच के सरफेस को गीला कर देता है, लेकिन वो आपको मरकरी करती नहीं है, वो छोटी छोटी बूंदों में ही बनी रहती है। ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है। मैंने कहा भी ये एक आपके पास वाटर और आपके पास ये वाटर और ग्लास के सरफेस है, ये किसके मॉलिक्यूल है जरा बोलो, वाटर के। किसके मॉलिक्यूल है जरा बोलो, वाटर के। और ये किसके मॉलिक्यूल है नीचे वाले जरा बोलो, ग्लास के। ठीक है, ग्लास है। अब जरा सुनना, अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना जरा, देखो। ठीक है, जो इसकी यहां जो फोर्स अगर बात करूं, जो ग्लास और आपके पास वाटर के बीच जो आपके पास फोर्स, मुझे बताओ इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सी एडिसिव, एडिसिव फोर्स। यहां जो एडिसिव जो फोर्स होता है ये ग्रेटर देन होता है कोहेसिव फोर्स। किस किस के बीच जरा बोलो, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच। मैंने क्या बोला, यहां जो एडिसिव फोर्स होता है, कि एडिसिव फोर्स किसके बीच लगेगा जरा बोलो, वाटर और ग्लास के बीच। किससे ज्यादा होता है जरा बोलो, वाटर वाटर मॉलिक्यूल के से ज्यादा होता है। इसीलिए ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है ग्लास सरफेस के साथ से क्या होता है जरा बोलो, चिपक जाते हैं। क्या होता है जरा बोलो, चिपक जाते हैं, क्योंकि एडिसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। कोई फोर्स वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच क्या जरा बोलो, बहुत कम है, इसलिए ये मॉलिक्यूल एक साथ चिपक जाते हैं। ये लिख लेना, वाटर ग्लास से लिखा है, वाटर ग्लास आपको पता है एडिसिव फोर्स अलग अलग होंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं, इधर दूसरी सिचुएशन अगर मैं बात करूं मरकरी के लिए, तो ये मरकरी और के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये ग्लास सरफेस के साथ चिपक नहीं पाते। क्यों नहीं चिपक पाते, इसका रीजन क्या है जरा समझने की कोशिश करना। ये मरकरी के मॉलिक्यूल है, Hg आपके पास मॉलिक्यूल। ठीक, अगर मैं यहां अगर बात करूं, जो कोहेसिव फोर्स होता है, कौन सा फोर्स हो जरा बोलो, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसके बीच लगेगा जरा बोलो, Hg मॉलिक्यूल के बीच। किस किस के बीच जरा बोलो, Hg मॉलिक्यूल के बीच बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आपसे बोलूं कि यहां जो इन मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ये जो आपके पास ग्लास सरफेस के साथ चिपक नहीं पाता है। मतलब इसके बीच और इसके बीच मॉलिक्यूल कैसा जरा फोर्स कैसा है जरा बोलो, बहुत कम। जैसे इनके बीच यहां आपके पास इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा है और इनके बीच क्या है जरा बोलो, बहुत कम। इन मॉलिक्यूल में आपस में बहुत फोर्स कम है, इसमें फोर्स कैसा जरा बोलो, ज्यादा।
लेकिन यहाँ क्या जरा बोलो उल्टा है, इनमें फोर्स बहुत ज्यादा हाई है, इनमें फोर्स कैसा है जरा बोलो वीक। ठीक है, एडिसिव फोर्स यहाँ कैसा होता है जरा बोलो वीक होता है। एडिसिव फोर्स किस किस के बीच लगेगा यहाँ जरा बोलो, एचजी और ग्लास के बीच। ठीक, ये समझ में आने, इसलिए ऐसा होता है। इसमें रीजन क्या लिख देना, लिख देना आपके पास द फोर्स ऑफ, आपके पास क्या, चलो एक लाइन लिख देता हूं मैं, लिख देना बिकॉज द फोर्स ऑफ एडिशन, फोर्स ऑफ कोहेशन लिखना, फोर्स ऑफ कोहेशन इन Hg molecule is very high एंड इसमें लिखना, ठीक है, एंड लिखना फोर्स ऑफ एडिशन between the water and glass molecule is also high। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, बिकॉज आपको द फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन Hg मॉलिक्यूल इज वेरी हाई, जिसकी वजह से आपको उसमें कोलैप्स करेंगे, ग्लास सरफेस के साथ चिपकेंगे नहीं। एंड फोर्स ऑफ एडिशन आपके पास क्या, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल, आपके पास क्या, वाटर एंड ग्लास इज ऑल्सो हाई। ठीक है, दैट्स वाई लिख देना आपके पास क्या, वाई, मतलब बात समझ में आ जानी चाहिए बस। ठीक है, दैट्स वाई वाटर wets the glass but mercury not, क्योंकि उसके बीच कोहेसिव फोर्स ज्यादा है Hg मॉलिक्यूल के बीच, यहां एडिसिव फोर्स ज्यादा है, इसलिए एडिसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से ग्लास, वाटर जो है ग्लास को वेट कर दे रहा है, ये वेट नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ कोहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो उसके मॉलिक्यूल उसके साथ चिपक ही नहीं पा रहे हैं, किसके साथ, ग्लास के साथ। बात समझ आनी है, तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक और इसमें एग्जांपल नंबर 2 लिख सकते हो इसको। देखो इसके एग्जांपल क्या, हम नोटबुक पर लिख पाते हैं, हाँ सरफेस टेंशन ज्यादा होगा Hg का, सुना, बिल्कुल कोहेसिव फोर्स हाई है ना, तो सरफेस टेंशन तो हाई होगा ही होगा। अब जरा देखो मैंने क्या बोला, दूसरा हम नोटबुक पर लिख पाते हैं किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से, एडिसिव फोर्स की वजह से, एडिसिव फोर्स की वजह से, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। वो तुमने देखा होगा, अगर आपने कभी भी वो फेविकॉल का डब्बा अगर देखा होगा तो उसमें लिखा होता है एडिशन लिखा होता है, अगर आपने कभी फेविकॉल का अगर डब्बा दिखा होगा तो उसमें लिखा होता है एडिशन करके, लिखा होता है एडिशन करके। उसका मतलब क्या होता है कि दो अलग अलग चीजों को चिपकाने के लिए इसका यूज किया जाएगा करके। समझ आ रहा नहीं यार मैं क्या कह रहा हूं करके, किसके लिए यूज किया जाएगा, दो अलग अलग चीजों को चिपकाने के लिए। अब देखना तो जरा नेट में सर्च मारना फेविकॉल के डब्बे में क्या लिखा रहता है करके, ये वैसे खरीद लेना, देखना उसमें क्या लिखा रहता है, एडिशन। बात में नहीं है, तो आपके पास पहली बात हम लिख देना, हम पेन से कॉपी पर लिख पाते हैं, किसकी वजह से, फोर्स ऑफ एडिशन की वजह से। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। चलिए हटा दो इसको। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट लिखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है जरा देखो, समझने की कोशिश करना। ये किसके लिए यूज होता है, ये बताता कि कोई भी, पहली बात जरा देखो इसका काम क्या है, ये बताता है कि कोई आपके पास लिक्विड जो है किसी सरफेस को वेट करेगा या नहीं करेगा करके।
जैसे आपको बताया अभी देखा ना, हमें वाटर जो है आपके पास वो ग्लास की सरफेस को क्या वेट कर देता है, लेकिन आपके पास मरकरी कर नहीं पाती है। तो ये क्या बताने का काम करता है, इट टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट अबाउट वेदर और लिक्विड वेट्स द ग्लास सरफेस और नॉट। ठीक है, कोई आपके पास जो लिक्विड है वो आपके पास ग्लास सरफेस को वेट करेगा या नहीं, इसके बारे में बताता है। ठीक है, अब जरा देखो सुनना, दूसरा इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, जरा देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट को। मैंने कहा भी जैसे हमने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, ये हमने क्या लिया, जरा बोलो कोई लिक्विड लिया है, इसका हमने क्या ऊपर क्या लिया, जरा बोलो, कोई आपके पास ये इन जनरल कोई लिक्विड ले लिया, ठीक है, ये कोई ग्लास सरफेस है, इसके ऊपर हमने कोई लिक्विड ले लिया ये क्या ले लिया, बोलो कोई लिक्विड ले लिया। डिफाइन कैसे करते हैं, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस से क्या करते हैं, वो टेंजेंट प्लॉट करते हैं। दूसरा ग्लास सरफेस पे भी टेंजेंट प्लॉट करते हैं, लेकिन लिक्विड की तरफ, जहां की तरफ लिक्विड होता है। एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, द एंगल बिटवीन आपके पास लिख सकते हो, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस and tangent along the glass surface, the angle between आपके पास tangent to the liquid surface and tangent to the आपके पास solid surface लिख देना solid surface toward the liquid is defined as angle of कांटेक्ट। ठीक है, बात समझ आएगी, ये समझ में आना चाहिए। हटा दो इसको अब आगे बात करते हैं। ठीक है, देखो हमने दो इसमें बातें कंसीडर करेंगे मैंने एक आपके पास एक सरफेस ये ली, एक ग्लास सरफेस ये है। ठीक है, दो ग्लास सरफेस हैं, इनके ऊपर एक के ऊपर में वाटर आपके पास गिरा रखा है तो वाटर क्या कर देता है, आपको पता है कि वाटर क्या करता है, जरा बोलो ग्लास सरफेस को क्या कर देता है, अरे क्या कर देता है, वेट, अरे कर देता नहीं, कर देता है, गीला कर देता है, ऐसे कुछ। ठीक है, और दूसरा एक में हमने क्या रख दी, जरा बोलो मरकरी, एक में हमने क्या रख दी, जरा बोलो मरकरी मरकरी की आपके पास ड्रॉप है, ये ग्लास सरफेस। ठीक है, अब इधर देखो सुनना, इसमें कैसे बनाओगे, जरा बोलो एक टेंजेंट इधर की तरफ, एक टेंजेंट इधर की तरफ, टेंजेंट टू द लिक्विड सर्किट, टेंजेंट टू द सॉलिड के अलोंग टुवर्ड द लिक्विड, इधर की तरफ लिक्विड की तरफ, सॉलिड के अलोंग। ठीक, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो क्या बोलते हैं इसको हम, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा एक बात आपको बताऊं, अगर लिक्विड अगर प्योर होता है ना अगर किसी भी तरह की इंप्योरिटी नहीं होती, ध्यान सुनना, अगर मैं अगर बात करूं, ये क्या है जरा बोलो, मैंने क्या कंसीडर किया, जरा बोलो यहाँ क्या कंसीडर किया, जरा बोलो वाटर। ठीक है, और ये क्या है, जरा बोलो ये किसकी ड्रॉप है, जरा बोलो किसकी है, एच की। ठीक है, और नीचे क्या है, जरा बोलो ये पता नहीं ये क्या, कौन सी किसकी सरफेस है, जरा बोलो क्या है, ग्लास। अरे समझ में नहीं है बात, ये किसकी सरफेस है, जरा बोलो ग्लास सुनना फिर अब जरा। अच्छा यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे प्लॉट करोगे, जरा बोलो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, दूसरा भी टेंजेंट अलोंग द आपके पास सॉलिड सरफेस, आपके पास ये हमने प्लॉट कर दी। अब मुझे बताओ ये एक एंगल बन रहा है, थीटा दिख रहा होगा, इस यही क्या है, जरा बोलो ये जो एंगल बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, जरा बोलो एंगल ऑफ कांटेक्ट। सुनना, एंगल ऑफ कांटेक्ट से बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। अगर हम यहां अगर देखें, पहली बात अगर मैं बात करूं फॉर प्योर वाटर प्योर
वाटर के लिए, प्योर वाटर के लिए, अच्छा देखो प्योर वाटर हमेशा क्या करता है, ग्लास सरफेस को कंप्लीटली वेट कर देता है, मतलब पूरा अच्छी तरीके से इसके साथ चिपक जाता है, क्योंकि अगर प्योर वाटर का तो फोर्स ऑफ पोजीशन बहुत ज्यादा हाई होगा, होगा नहीं होगा, तो उसके लिए कंप्लीटली इसके साथ चिपक जाएगा, कंप्लीटली इसके साथ चिपक जाएगा तो थीटा कितना आएगा जरा बोलो। अरे बोलो, अगर ये कंप्लीट इसके साथ चिपक जाएगा तो थीटा कितना आएगा, 0 डिग्री। बात समझाएंगे। अगर बात करें नॉर्मल वाटर के लिए, किसके लिए जरा बोलो, नॉर्मल वाटर के लिए अगर बात करूं तो थीटा आपके पास जो आता है वो 8 डिग्री के आसपास आता है, कितना आता है जरा बोलो, 8 डिग्री। बात समझा नहीं है। अगर इन जनरल अगर मैं बात करूं फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए जो कहानी आती है, ये जो थीटा आता है लेस देन आपके पास कितना आता है जरा बोलो, 90 डिग्री आता है, ठीक है। भैया वाटर की आपके पास इम्प्योर वाटर आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, और फॉर नॉर्मल लिक्विड ऐसा होता है, जो ग्लास सरफेस को वेट करते हैं, जो आपके पास विच लिख देना, वेट द ग्लास, ठीक है, जो ग्लास सरफेस को वेट करते हैं उसके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना आता है जरा बोलो, लेस देन 90। बात समझ में आई मैं क्या कर रहा हूं करके। दूसरा, अब इधर देखो, दूसरा अगर मैं बात करूं जो अगर फॉर मरकरी के लिए अगर हम बात करें, मरकरी के लिए मुझे बताओ यहां ग्लास सरफेस वेट हो रही क्या, नहीं। फॉर मरकरी के लिए अगर हम बात करें जो थीटा आता है, ये देखो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा, किसी में 135 मिलेगा, किसी में 137 मिलेगा, 140 भी मिलेगा। तो ये जो थीटा आता है आपके पास, मैं रफली लिख दे रहा हूं, 135 डिग्री से 140 डिग्री के बीच में आ सकता है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। थीटा कहां से कहां तक आ सकता है जरा बोलो, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहां से कहां तक आ सकता है, 135 डिग्री से 140 डिग्री तक आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना, अगर इसके बीच अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट मरकरी का पूछे तो जो इसके बीच में होगा उसको टिक मार देना। बात समझ में आई, मतलब ऐसा नहीं होगा 135 भी दे 137 भी देगा 138 भी, ऐसा नहीं होगा, एक ही होगा इनके बीच में। बात समझ नहीं। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर इस रेंज का है तो आपको बात जरा बोलो, जो भी सब्सटेंस होगा वो आपका ग्लास सरफेस को वेट नहीं कर पाएगा। एंड लिख देना आपके पास, एंड सब्सटेंस does not wet the glass surface, ठीक है। ये तो ये समझ में आना चाहिए। अगर थीटा जरा बोलो इसके लिए, इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90 है, ये बात समझ आई। अगर थीटा का ग्रेटर देन अगर 90 होगा तो ये समझ में आनी चाहिए जरा बोलो, ग्लास सरफेस को वेट करता है क्या लिक्विड, नहीं। अगर थीटा का अगर आपके पास लेस देन 90 है तो क्या कर देगा जरा बोलो, वेट कर देगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपसे बोलेगा, बोलेगा लिक्विड, सुनो, अ लिक्विड वेट द ग्लास सरफेस, देन एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलेगा, बोलेगा ऑब्स्ट्यूज, सुना, ऑब्स्ट्यूज, एक्यूट, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन बना के देगा। तो आपको समझ में आने से क्या होगा जरा बोलो, एक्यूट। ये बात समझ नहीं है तो समझ लेना, ठीक है। आगे बात करें, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं, देखो ठीक है, एंड एट 90 पे प्लेन हो जाएगा, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। ग्रेटर देन 90 और आपके पास लेस देन 90 के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो सुना, जैसा अगर मैं बात करूं, इसमें जरा देखना, मैंने आपके पास कुछ वो कंसिडर करी है, ठीक है। इसमें आपके पास लिखना, जैसे हमने कुछ 3 इस तरीके से सिचुएशन कंसिडर करी। पहली सिचुएशन ये है, ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है, ठीक है। ग्लास सरफेस में अलग सिचुएशन है, यहां अलग सिचुएशन है, ठीक है। ये 3 अलग अलग सिचुएशन हमने कंसिडर करी है। अब क्या जरा देखो, हमने क्या करा, इसमें एक
ट्यूब आपको इंसर्ट कर दी, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, अगर आपने कभी सुना होगा, क्या बोलते हैं इसको हम, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। ठीक, हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दी, हमने इसके अंदर लिक्विड फिल कर रखा है। क्या फिल कर रखा है जरा बोलो, लिक्विड फिल कर रखा है। जब हम इसके अंदर लिक्विड फिल करते हैं, मैंने क्या फिल कर रखा है जरा बोलो, वाटर। क्या फिल कर रखा है जरा बोलो, वाटर। और वाटर के लिए अगर हम बात करें तो जो थीटा होता है आपका लेस देन क्या होता है जरा बोलो, 90। मतलब अगर हम नॉर्मल वाटर बात करेंगे तो 8 डिग्री, प्योर वाटर के लिए 0 डिग्री। ठीक है, नॉर्मल वाटर के लिए लेस देन क्या आएगा जरा बोलो, इन जनरल लिक्विड के लिए क्या आएगा जरा बोलो, लेस, जो ग्लास सरफेस को वेट करते हैं उसके लिए क्या आएगा जरा बोलो, लेस देन 90। ये आपके पास ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करा जरा देखो, ध्यान सुनना। हमने यहां आपके पास लेस देन जब 90 होता है तो यहां सिचुएशन देखने की कोशिश करिए कि इस ट्यूब में क्या क्या टाइप, किस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हमें ट्यूब में कुछ इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है। जब हम इसको लिक्विड, एक हमने क्या करा, एक पानी से भरा हुआ आपके पास जार लिया, इसमें एक कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करी। ठीक, तो हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है कि वाटर का जो लेवल है वो क्या कर चुका है जरा बोलो, राइज कर चुका है। और राइज करने के बाद, और यहां जो आपके पास को एक शेप ऑब्टेन हो रहा है, ये कैसा शेप है जरा बोलो, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं जरा बोलो, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जरा बोलो, इसको हम कॉनकेव मिनिस्कस बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, आपको डायरेक्ट बोलेगा जरा देखो, एक कैपिलरी ट्यूब को किसी वाटर में इंसर्ट किया, कॉनकेव मिनिस्कस मिल रहा है, तो मतलब आपसे बोलेगा आपको थीटा क्या होगा करके। तो आपको समझ में आना चाहिए थीटा क्या होगा जरा बोलो, लेस देन 90। ये समझ में आना चाहिए। दूसरा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं। मैंने आपके पास एक, आपके पास इसमें हम एचजी फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया जरा बोलो, एचजी फिल कर दिया। जब एचजी फिल करते हैं तो आपके पास हमें कुछ किस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा जो लेवल है वो कहां चला जा चुका है जरा बोलो, नीचे जा चुका है। ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब है। ठीक है, थीटा क्या जरा बोलो, इसके लिए क्या होता है जरा बोलो, ग्रेटर देन 90। ठीक है, अगर हम बात करूं, जैसे हम बात करें सिल्वर और ग्लास के लिए, अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें मैंने सिल्वर आपका फिल्ड कर रखा है। ठीक है, सिलिका आप बोल सकते हो लिक्विड के फॉर्म में। तो उस समय जो, अगर आप इसमें कैपिलरी ट्यूब अगर फिल करोगे, ठीक है, इस समय जो दे रहा देखो, इसमें आपको दे रहा देखो, अच्छा इसमें कैसा मिनिस्कस है जरा बोलो, ये कैसा मिनिस्कस जरा बोलो, कॉन्वेक्स मिनिस्कस है। इसको क्या बोलेंगे जरा बोलो, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक, अब जरा देखो, यहां जब हम आपके पास सिल्वर और ग्लास, आपके पास किसी ग्लास में, ठीक है, सिल्वर फिल करते हैं, तो इसके लिए जो थीटा आता है वो कितना आता है जरा बोलो, 90 डिग्री। ठीक है, प्लेन ग्लास सरफेस के लिए बात नहीं हो रही है। ठीक है, जब हम किस में जरा बोलो, किसी ट्यूब में इस तरीके से क्या फिल करते हैं जरा बोलो, सिल्वर फिल करते हैं। ठीक है, सिल्वर जेल अगर फिल करते हैं तो इसके लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आता है कितना आता है जरा बोलो, 90 डिग्री। आपको क्या सर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकाल लो आप, जरा देखो यहां पर निकालो, जरा देखो यहां पर क्या जरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे एक टेंजेंट प्लॉट करोगे इधर की तरफ, और एक टेंजेंट कहां की तरफ प्लॉट करोगे जरा बोलो, सॉलिड सरफेस की तरफ, लिक्विड के अलोंग। ये थीटा लेस देन 90 ग्रेटर देन 90 है, बोलो लेस देन 90 तो आ रहा। यहां प्लॉट करो तो जरा देखो, यहां प्लॉट कर लो, क्या कर, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, और दूसरा टेंजेंट टू द ग्लास सरफेस टुवर्ड द लिक्विड। ये थीटा लेस देन 90 आ रहा है, ग्रेटर देन 90 आ रहा है, बोलो ये जो थीटा लेस देन 90 आ रहा है, ग्रेटर देन 90 आ रहा है, ग्रेटर देन 90 आ रहा। और यहां पर अगर प्लॉट करोगे जरा देखो तो जरा बोलो, एक तो ग्लास सरफेस की तरफ आएगी टेंजेंट और एक इधर की तरफ आएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा जरा बोलो, 90।
तो सिल्वर ग्लास के लिए आपके पास ये एंगल आपके पास 90 डिग्री के आसपास आता है। इसके लिए आपके पास ये जब हम एच फिल करते हैं तो उसके लिए ग्रेटर देन 90 आता है। ये क्या करते हैं हम जरा बोलो, वेट द ग्लास। ये अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 होता है तो क्या होता है, जरा बोलो, वेट द ग्लास। डज नॉट वेट द ग्लास। और ये क्या होता है, जरा बोलो। ये तो आपके पास इन जनरल आपके पास ये इस सिचुएशन में ना तो वेट वेट या तो वेट करेगा या वेट नहीं करेगा, दो ही सिचुएशन आएंगे, ठीक है। तीसरे में आपके पास क्या होगा, जरा बोलो। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आ रहा है वो आपके पास 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन में ये वेट भी कर भी सकता है, कुछ सिचुएशन में कुछ में नहीं भी करेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इन दो चीजों के बारे में कहा जाता है। चलिए, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर लिखना चाहो तो ये जो मिनिस्कस है कैसा, जरा बोलो, प्लेन। प्लेन मिनिस्कस, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट आपका कैपिलरी एक्शन, लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट लिखो कैपिलरी एक्शन। अभी आपने देखा कि जो जब हम किसी कैपिलरी ट्यूब को किसमें फिल कर डाले, जरा बोलो, पानी से भरे हुए लिक्विड में जार में डाले तो आपके पास या तो लिक्विड आपके पास ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मतलब पानी का लेवल जो या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आपके पास क्या, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधों में जो आपके पास जो पत्तों तक जो पानी जाता है वो किसके थ्रू जाता है, बोलो, इसी के थ्रू तो जाता है। जैसे घर में आपके पास जो हम दिया जो बाती जलाते हैं किसके थ्रू जलता है, जरा बोलो, कैपिलरी एक्शन। अरे होता नहीं होता, जो आपके पास आपने देखा होगा ना, जो लालटेन होती है, लैंप होता है ना, लैंप, लैंप में आपका जो जलता है किसकी वजह से जलता है, जरा बोलो, कैपिलरी रिएक्शन। दूसरा आपके पास अगर मैं बात करूं इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जरा बोलो, जो पानी जो होता है, ठीक है, ट्रीज की लीफ तक किसके थ्रू पहुंचता है, जरा बोलो, तक कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू पहुंचता है। किसके थ्रू पहुंचता है, जरा बोलो, कैपिलरी एक्शन के थ्रू पहुंचता है। ये बात समझ आई, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कैपिलरी एक्शन को, नॉर्मल सी बात है, अभी हमने ये देखा था, कभी उसमें भी देखा होगा आपने, ठीक है। जब हम कभी जूस वगैरह पीते हैं तो जूस पीते वक्त जब हम उसमें स्ट्रॉ डालते हैं तो लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है पानी का, ठीक है, वही सिचुएशन है। देखो फिर तो ये आता है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि लेवल आपके पास जो हाइट है, ये हाइट कितनी आएगी करके, जैसे आपने ये फिल करा था, ठीक है। ये सिचुएशन थी कुछ, ये इस तरीके से हाइट रेज करा था कुछ। अभी जब आपने उसमें वाटर फिल किया था ना, इस टाइप की सिचुएशन आपको देखने को मिली थी। ये जो लिक्विड जो हाइट जो रेज किया, ये हाइट कितनी, ये निकालने के लिए आपसे बोलता है बहुत बार, किन बातों पे डिपेंड करती है, ये भी बोलता है। इसको बोलते हैं हम आपके पास क्या, एसेंट हाइट बोलते हैं, कितना ऊपर गया करके, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम एसेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। ये एसेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है, मैंने कहा जो लिक्विड लिया है इसकी डेंसिटी आपके पास क्या है, जरा बोलो, रो,
ये जो जिस ट्यूब में ये चढ़ रहा है इसकी रेडियस सपोज के लिए कितनी है, स्मॉल आर। रेडियस कितनी है जरा बोलो, स्मॉल आर। इस लिक्विड की आपका डेंसिटी रो है, सरफेस टेंशन एस है। देन अगर हम बात करें और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो यहां पर बन रहा होगा इसके बीच और इसके बीच, अगर ये थीटा है, देन अगर हम बात करें द हाइट ऑफ लिक्विड, ठीक है, कॉलम, ठीक है, कितनी होगी, इसी को बोलते हैं हम क्या, एस्टेंट आपके पास हाइट या एस्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आता है जरा बोलो, ये हाइट आपके पास आती है h इक्वल टू 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। कितनी आती है जरा बोलो, h इक्वल टू कितना आता है जरा बोलो, h इक्वल टू कितना आता है, या था 2s कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। ये सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करता है, ये आपका रेडियस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैं डिपेंडेंसी अगर बात करूं, पहले लिख लो चलो, फिर उसके बाद डिपेंडेंसी पे एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहली बात तो आपको यहां से क्लियर ही दिख रहा होगा कि किस, ये जो हाइट है वो किसकी इनवर्स प्रोपोर्शनल में, जरा बोलो आर के। तो ट्यूब की रेडियस जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी जरा बोलो, हाइट होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी कि आप आर अगर इंक्रीज करोगे तो एच क्या हो जाएगा जरा बोलो, डिक्रीज होगा, और आर अगर डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। दूसरा आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, एच इनवर्स प्रोपोर्शनल टू क्या जरा बोलो, डेंसिटी। अगर डेंसिटी अगर हाई होगी तो हाइट कैसी होगी जरा बोलो, बहुत कम। ये बात समझ आई नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दूसरा एक थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा अगर मैं पॉइंट अगर यहां से अगर मेंशन करूं, जो हाइट है, हाइट का फॉर्मूला आया था 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। रो क्या है जरा बोलो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अरे है नहीं है, ये समझ में आता है। अच्छा यहां से अगर हम बात करें, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं इसमें केस अगर मैं फर्स्ट लगाऊं, केस फर्स्ट अगर अप्लाई करूं, हमने बोल दिया इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। मुझे बता 0 से 90 में आपको अगर मैं बात करूंगा तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 0 से 90 में cos थीटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है ना। cos थीटा कैसा आएगा जरा बोलो, पॉजिटिव। जो cos थीटा पॉजिटिव आएगा तो हाइट कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी? तो मतलब क्या कर जाएगा, लिक्विड लेवल क्या कर जाएगा जरा बोलो, राइज अप कर जाएगा। बात समझ आई। दूसरा अगर मैं केस अगर सेकंड अगर मैं आपसे बोलूं, इफ थीटा इक्वल टू आपके पास थीटा इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 के लिए क्या होगा जरा बोलो, cos थीटा होगा और पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो हाइट राइज करेगी या फॉल करेगी, बोलो। ये क्या हो जाएगा जरा बोलो, क्या कर जाएगा आपके पास, ये डाउन कर जाएगा, ठीक है। हाइट क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। और अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट केस इसी में थर्ड में अगर मैं बात करूं, थीटा इक्वल टू आपका 90 डिग्री पे, तो कितना आ जाएगा जरा बोलो, हाइट कितनी आ जाएगी जरा बोलो, 0। अभी आपने देखा भी था, अगर आपने प्लेन मिनिस्कस वाला देखा था, प्लेन मिनिस्कस वाला ना, मैंने हाइट ऊपर बनाई थी ना नीचे बनाई थी। और उसके लिए जरा देखो, जब मैंने बात करी थी किसके लिए जरा बोलो, मरकरी के लिए। मरकरी के लिए कितना आता जरा बोलो, मैंने हाइट नीचे करी थी, इसीलिए करी थी वो। और वाटर के लिए क्या करी थी जरा, ऊपर करी थी। जरा देखो बात समझ आई, क्यों करी थी वो, ऐसा ही क्यों बनाया था, ठीक है। बात समझ में आ गई, चलो फिर। अच्छा एक और बात बताते हैं जरा, देखो हो गया ये? एक बात नोट करके लिख लेना इसमें, ये तो हो गया, ठीक है। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका कुछ बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहली बात अगर मैं बात करूं, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है जरा बोलो, टेम्परेचर। अच्छा मैं तो बता, टेम्परेचर का बढ़ा होगा लिक्विड आपके पास ग्लास सरफेस के साथ अच्छी से चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, मुझे बताओ।
मैं अगर टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाऊंगा तो ग्लास सर्फेस में बढ़िया चिपकेगा नहीं चिपकेगा, फैल जाएगा ना वो। तो मुझे बता एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा घटेगा, कम हो जाएगा। तो अगर यहां से अगर बात करें, जो थीटा होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है जरा बोलो, टेम्परेचर। बात समझ आई पहली बात, हाँ ये बात समझ आनी चाहिए। दूसरा, और दूसरा, अगर हम कुछ अगर इंप्योरिटी अगर मिलाते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है जरा बोलो, घट जाता है, घट जाएगा, हाँ घट जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें लिखना इट डिक्रीजेस विद एडिशन मतलब क्या, किस टाइप के एडिशन में लाने, जैसे मैं मान लो सोप मिला दूं या डिटर्जेंट मिला दूं, उस कंडीशन में क्या होता है अच्छे से वो हो जाता है। बात समझा नहीं है, तो इसमें लिखना इट डिक्रीजेस विद एडिशन ऑफ, लिखना सॉल्युबल इंप्योरिटी, सॉल्युबल जो सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है, सॉल्युबल इंप्योरिटी, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने मिला दिया, इंप्योरिटीज, ठीक है। लाइक लिख देना आपके पास क्या, लाइक सोप एंड डिटर्जेंट। बात समझ आएगी। आपसे बोलेगा सोप, ऑन 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 एडिंग सोप बोलेगा, इन वाटर बोलेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम नन ऑफ दिस, तो क्या बोलोगे, क्या हो जाएगा, डिक्रीज लिखा है। बात समझ आई, हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना इसलिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, इसको मेरे को बताइए, एक दो क्वेश्चन करा देते हैं एमसीक्यू टाइप के। इफ द डायमीटर of capillary tube the diameter of capillary tube is increased two times, then height of the liquid rise in it will be, पहला 2 टाइम्स, दूसरा हाफ हो जाएगी, तीसरा रिमेन सेम, चौथा 4 टाइम्स, 1/4 मतलब, ठीक है। देन लिक्विड 1/4। बोलो डायमीटर को दोगुना करेंगे तो रेडियस भी कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, उसे रेशियो में बढ़ेगी, पता है ना। अब हमने देखा था एच यूनिवर्सल टू क्या था जरा बोलो, 1/r। क्यों, ये बात समझ नहीं है, एच इज यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू क्या जरा बोलो, 1/r। तो अब या फिर इसी को हम r को क्या लिख सकता हूं मैं, r इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, d/2। तो इसके भी तो यूनिवर्सल क्वेश्चन आएगा, हमें तो प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है ना, डायमीटर के भी तो यही रिलेशन आएगा। तो डायमीटर को अगर आप, उसने क्या बोला, डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इंक्रीज 2 टाइम्स, इसको कितना कर देना है जरा बोलो, कितना कर देना है, इसको मैं दोगुना कर देता हूं। जब दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा जरा बोलो, ये हो जाएगा आपके पास 1/d की वैल्यू क्या जरा बोलो h, तो कितना हो जाएगा h बाई कितना हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, इस पूरे की वैल्यू 1/d की वैल्यू क्या जरा बोलो h, तो h/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। इसमें लिखना और लिक्विड डज नॉट वेट द ग्लास
ठीक है। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है ऑब्स्ट्यूस, ऑप्शन सी है एक्यूट, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। बोलो, है भाई, पता है ना, अगर वेट नहीं करा तो आपका ऑब्स्ट्यूस होगा करके। ठीक है, हो गया। या फिर क्वेश्चन कैसा आता है जरा देखो, क्वेश्चन आता है द लिक्विड इन द capillary tube will be rise if the angle of contact ऑप्शन है आपके पास 120 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है ऑब्स्ट्यूस, ठीक है, ऑप्शन डी है एक्यूट। बोलो, एंगल क्या होना चाहिए जरा बोलो, एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा सरफेस टेंशन कौन से फोर्स की वजह से आती है, कोसी फोर्स, एडीसी फोर्स, कोसी फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये समझ आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमने बातें भी कर ली है, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, एक जिगर मेथड भी, अच्छा हाँ मैं उसको बोल देता हूं मैं देखो जिगर मेथड आपके पास, वो मेथड क्या है क्या नहीं है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये कुछ आने वाली है नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं जरा बोलो, जिगर मेथड बोलते हैं करके। ठीक है, इसमें नोट करके लिख देना एक पॉइंट। ठीक है, लिख देना आपके पास क्या, जिगर मेथड। और भी मेथड होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी मेथड है, आपको सिलेबस में एक ही मेंशन है, इच यूज्ड टू मेजर, ठीक है, सरफेस टेंशन। जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो कह रहा हूं मैं, मेथड है और भी है बहुत सारी। ठीक है, चलिए बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास।